नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पार्थवी अचीवर पे। ठीक है। आज हम कंप्यूटर के जर्नी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे कैसे आया, एबकस कैसे आया, एबकस के बाद नेपियर कैसे आया, नेपियर के बाद पास्कलाइन कैसे आया, पास्कलाइन ने क्या क्या किया, फिर चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, डा लवलेस ने किया क्या, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है। और इन सब को पढ़ने के टाइम में हमारा टाइम लगेगा। ठीक है। उस टाइम ड्यूरेशन के समय पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक पेशेंस। ठीक है। आपको पेशेंस लेके चलना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक। और एक और बात आपसे बतानी है कि भाई जब हमारा लेक्चर आप देखें, ठीक, उस टाइम आपके पास हाथों में कलम होनी चाहिए, पेन और एक कॉपी लेकर के बैठेंगे। उस लिए नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप जो पढ़ रहे हैं उसको तो बार-बार प्रीवियस करके, बैक करके डेटा को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन इस दिमाग में जो डाउट क्रिएट हो जाते हैं, वो डाउट दोबारा या तो घट के आते हैं या तो बढ़ के आते हैं। सेम डाउट क्रिएट नहीं होता है सेम टाइम पे दोबारा से। ठीक? तो जो डाउट आपके माइंड में आ रहा है ना, ये बहुत ही एक्सीलेंट चीज़ है। कन्फ्यूज़न ये बताती है कि आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है ना? तो मैं यही चाहूँगा कि आप टाइम को बर्बाद ना करें, वेस्ट ना करें, टाइम को इन्वेस्ट करें। क्योंकि सबसे आसान क्या काम है? टाइम को बर्बाद करना, सबसे आसान। तो आप टाइम बर्बाद ना करिए, टाइम को यूज़ करिए। जो मिला है आपको, उसको यूज़ करिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी हमारा लेखपाल की भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, अभी फॉर्म भरा जा रहा है और अभी हमारे जनवरी में ही फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाएगी। तो आपको मैं पहले वीडियो पे बता चुका हूँ अपने चैनल पर ही। तो आप देख लीजिए सारा उस वीडियो को, और जो डाउट अगर आपको आती है, समझ में नहीं आती, फॉर्म फिलअप में फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो बताइएगा, मैं उस पे भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है? मैं बताऊँगा कि फॉर्म कैसे भरनी है, क्या-क्या रिकॉर्ड चाहिए, क्या-क्या चीज़ें चाहिए जिससे हम भर सकते हैं। ठीक? कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। मुझे कुछ समझ में आएगा, देन मैं आपको फीडबैक दूँगा और अपने से पहले से बेहतर देने का और प्रयास करूँगा। हम भी इंसान ही हैं, त्रुटि होगी, ज़ाहिर-सी बात है, छोटी त्रुटि या बड़ी त्रुटि हो सकती है। लेकिन हम सुधारेंगे, ये हमारा क्या है, आपसे प्रॉमिस है। ठीक है? तो हम चलते हैं कंप्यूटर की दुनिया में, और जो चीज़ें आप समझ रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि ये जनरेशन कंप्यूटर में बहुत ही प्लस पॉइंट वाली जनरेशन है, क्योंकि कंप्यूटर को इतनी नॉर्मली इंसान समझ सकता है, क्योंकि आज की जनरली हमारी जो जनरेशन है ना, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। बच्चा जन्म लेते ही टेक्नोलॉजी को देख रहा है। हम लोग का टाइम ड्यूरेशन ऐसा नहीं था। हम लोग बहुत सारी चीज़ें या तो इंटर तक आए या ग्रेजुएशन में एंट्री किया, तब चीज़ें हम लोग को देखने को मिला। आपका तो ये बहुत ही बड़ा गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि आपको मिल गया, अच्छी बात है। तो हम चलते हैं अपने चैनल पे, ठीक? आज का हमारा सेशन रहने वाला है फर्स्ट बेस्ड। तो प्रीवियस चीज़ें आपने समझ लिया है, मैं उसको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। देन हम मूव बैक गो बैक करेंगे, कम बैक करेंगे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक? तो गणेश जी को प्रणाम करते हैं। जय है गणेश भगवान की। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए सो मोर वहाँ चला गया, मैं कभी-कभी उसको उधर करता हूँ तो इधर आ जाता है, इधर करता हूँ तो उधर चला जाता है। चालाकी हर जगह रहती है कि नहीं? चलो, देखता हूँ कब तक चलेगी चालाकी। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। आपने एबेकस पढ़ लिया है और एबेकस के बाद नेपियर बोन्स पढ़ लिया है। आफ्टर दैट हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज की हमारी टॉपिक रहने वाली है पास्कलाइन बेस्ड। ओके, नो डाउट। तो भाई इन सब चीज़ों को आपने समझ लिया, तो हम ये आपको एक चीज़ और समझा दें कि ये जो हमारा एबेकस था, एबेकस का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ऐसा था, एक फ्रेम बना होता था, फ्रेम में रॉड पड़े होते थे, उन रॉड पे क्या बनी होती थी, बताएंगे बच्चे? बिट्स बने होते थे, मोतियां बनी होती थी। और उससे हम क्या करते थे, अपने डेटा की गणना करते थे, अपने डेटा को माप लेते थे कि कम है या ज्यादा, प्लस में है या माइनस में। ये जब आया था
3000 BC में, ठीक, तो उस समय लोगों को शायद ये चीज सोचने में लगे, क्योंकि उस समय लोगों को पढ़ने से तो कोई ताल्लुकात ही नहीं थी, जज्बात ही नहीं बने होंगे कि हमको पढ़ना भी है। तो उसके बाद ये जब हमारा एबकस आया, एबकस के बाद जब हमारी नेपियर बोन्स की एंट्री हुई, नेपियर बोन्स की, नेपियर बोन्स में क्या था भाई, एक इसमें भी फ्रेम जैसा स्ट्रक्चर बना होता था। उन गिवन स्ट्रक्चर में क्या थे देखेंगे आप, हड्डियों की ढांचा थी, हड्डियों जैसा कुछ बना होता था, और उनपे क्या होते थे, कुछ नंबर लिखे होते थे, डायगोनल बने होते थे। उन नंबर के हिसाब से क्या की जाती थी, कैलकुलेशन की जाती थी, गणना की जाती थी। ये सब चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। इन्हीं चीजों से लेकर के रिलेट करते हुए हम आ जाते हैं पस्कलाइन की जर्नी पर। देखेंगे पस्कलाइन ने किया क्या। जब पस्कलाइन आया, पस्कलाइन की जो आविष्कार का डेट था वो क्या था, इन्वेंशन डेट जो था 1642, 1682 ईस्वी। कब था भाई, 1682 ईस्वी ईस्वी में पास्कलाइन का खोज किया गया। और ये बहुत ही पुराने समय की बात हो गई, जस्ट लाइक 3000 BC एंड 1642। उस समय शायद लोगों को कंप्यूटर जैसे कुछ चीजें सोचने के लिए शायद दिमाग वर्क करता हो। क्या जरूरत थी उस लोग समय के लोगों को सोचने की, जैसे आज के डेट में आप सोचते हो क्या भाई हम इन फ्यूचर कभी ऐसा जरूरत पड़े हमको चांद पे जाके रहना पड़े, कोई कल्पना ही नहीं करता। हम सोचते हैं भाई गांव में रहते हैं शहर में रह लें, स्टेट में रहते हैं कंट्री में आ जाएं, कंट्री में रहते हैं फॉरेन कंट्री में जाएं। इतने में ही हम क्या हुए हैं, उलझे हुए हैं। इस उलझने से बाहर अगर हम आए तब तक फ्यूचर को गेस करें, फ्यूचर की कल्पना करें। कोई बात नहीं, लेकिन एबकस से नेपियर, नेपियर से पास्कलाइन पे हिस्ट्री तब आई जब इनकी डीमेरिट्स दिखने लगी। क्या दिखने लगी भाई, डीमेरिट्स, कमियां दिखने लगी। जब किसी की कमियां दिखती है तभी उसको नकारा जाता है। लेकिन इसकी योगदान को लोगों ने भूल गए, लोगों ने इसकी योगदान को भुला दिया। ये गलत हुआ उनके साथ। भाई शुरुआत तो इन्होंने किया, गणना का करवाया। कोई गणना ही नहीं करता तो कंप्यूटर कैलकुलेटर आता क्यों, कौन लाता। माइंड में आएगी कोई ना कोई लाता, तो कोई ना कोई, तो कोई ना कोई में तो यही थे ना पहले, एबकस थे, नेपियर्स थे। फिर पास्कलाइन आए, तो पास्कलाइन का इन्वेंशन डेट जो था 1642, 1682 ईस्वी में हुआ था इनका उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस डेट को मेमोराइज कर लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, रट लेंगे, जैसे भी समझे आप। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है। ये जो आपको जस्ट लाइक अ व्हील दिख रहा है, पहिए का शेप आकार बना हुआ है, तो दिख रहा है कहीं ना कहीं मैकेनिकली जैसा, मशीन जैसा, मूवमेंट जैसा कुछ दिखा रहा है। तो जब पस्कलाइन की खोज हुई तो ये क्या है, मैकेनिकल डिवाइस जैसा बन के आया था। लग रहा था कुछ मशीनरी डिवाइस है, कहीं ना कहीं पहिए जैसा मूवमेंट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज जो है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूम रहा हो या घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा हो, कुछ तो मूवमेंट है, मैकेनिकली डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा हो। तो पस्कलाइन जब आया तो पस्कलाइन का आने का टाइम ऐसा ही रहा, ठीक है ना। देन हम दूसरा देखते हैं क्या कहता है। तो आप समझ गए हैं कि एबकस में फ्रेम बना हुआ था, रॉड बना होता था, बिट्स बने होते थे। नेपियर में हड्डियों का ढांचा था, हड्डियों के ढांचे में डायगोनल बने होते थे। उन डायगोनल के अकॉर्डिंग, मूवमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे सरका करके हमको गणना करने की जरूरत पड़ती थी। सेम एबकस में भी होता था, ऊपर नीचे सरका करके अलग अलग रॉड बने होते थे, जो हमने पढ़ाया था, जापानीज एबकस, रसियन एबकस, और हमारे इजिप्ट का जो एबकस था। इन तरह की एबकस की हमने आपको जानकारी दी थी। तो
हमारे ये बिट्स से और ये हड्डियों तक, बोन्स तक आई, उसके बाद मशीन तक चली आई। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट हमारा स्लाइड क्या कहता है आपसे। इन्वेंटर कौन है? आविष्कारक। किसने, आखिर किसने हिम्मत की, किसने हिम्मत की कि भाई फर्स्ट लाइन कंप्यूटर निकल के आए? किस किसकी इतनी जरूरत हो गई? तो जिसकी जरूरत हुई उनका नाम था ब्लेज पास्कल। जो आविष्कारक थे, जो इन्वेंटर थे, उनका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ये फ्रेंच मैथमेटिशियन से, क्या थे? फ्रेंच के मैथमेटिशियंस थे। उन्होंने इसका आविष्कार किया और इनका नाम पूरा क्या था? अभी हम आगे की स्लाइड में आपको बताएंगे। और जहां से इन्होंने आविष्कार किया, जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? फ्रॉम लखनऊ। हमारा जो यूट्यूब चैनल का प्लेस है, जहां हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं, पार्थिव अचीवर हमारा ऑनलाइन क्लास है, पार्थिव क्लासेस ऑफलाइन क्लास है, जहां से हम चलाते हैं। ये हमारा लोकेशन लखनऊ में है, नियर एयरपोर्ट। ओके, तो जहां हमारा ब्लेज पास्कल कंप्यूटर का स्थान था, जहां से ये क्रिएट किया गया, इन्वेंट किया गया, खोजा गया, आविष्कार किया गया, उस जगह का नाम क्या था? फ्रांस। क्या था? फ्रांस। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? देन देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है हमारा। पर्पज, जब हम कुछ काम अच्छा करते हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, पर्पज होता है, एम होता है। इट वाज इन्वेंटेड टू हेल्प पास्कल्स फादर इन टैक्स कैलकुलेशन। जो पास्कल, ब्लेज पास्कल के जो पिताजी थे, क्या थे? जो पिताजी थे, उनको कुछ टैक्स का कैलकुलेशन करना होता था। क्या करना होता था भाई? टैक्स का कैलकुलेशन। जब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो इनकम टैक्स आ जाती है, बहुत तरह की विभाग आती है, जांच परख करती है कि आपने कितना सही पैसा कमाया, कितना गलत कमाया, कितना व्हाइट मनी, कितना ब्लैक मनी, कितना पिंक मनी, कितना डिजिटल मनी, किस टाइप टाइप की मनी आपने कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना? तो उस समय जो ब्लेज पास्कल थे, उनके पिताजी को क्या करना होता था? टैक्स का कैलकुलेशन करना होता था। उसके हिसाब से ब्लेज पास्कल के माइंड में एक डेटा आया कि भाई हम ऐसा एक डिवाइस बनाएं जिससे कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाए। भाई 5 रुपए रहेगा तो गिन ही लेंगे, 500 रहेगा तो मेहनत करना पड़ेगा, 5 लाख होगा तो और ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है, जब हमारे पास मनी इतना हो कि हम गिनने में असमर्थ हो तो तौलना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ मेजरमेंट, किलोग्राम में। लेकिन जब हमारे पास मनी इतनी कम हो तो हमको गिनना ही पड़ेगा। तो उस समय मनी की कोई दिक्कत ही नहीं थी, जैसे भी टाइम ड्यूरेशन होता होगा। तो उस समय जो मनी की टैक्स की कैलकुलेशन होती थी, तो ब्लेज पास्कल को लगा कि हमको कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारे पिताजी का क्या हो पाए? काम आसान हो जाए। आपको भी सोचना पड़ेगा, लेखपाल की भर्ती क्लियर करनी पड़ेगी कि जो भी आपके मम्मी पापा का, भाई बहनों का उम्मीद है, गांव नगर का, अड़ोस पड़ोस का जो उम्मीद है, उस उम्मीद पे आप बरकरार हो पाए। कैसे होंगे? देखिए आप समझिए। उद्देश्य, इसे पास्कल के पिता की कर गणना में सहायता के लिए बनाया गया था। जो हमारा पास क्लाइंट कंप्यूटर क्रिएट होके आया, वो मोटो यही था कि टैक्स कैलकुलेशन को आसान कर दिया जाए। ठीक, समझ में आ रही बात? देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिवाइस। जो ब्लेज पास्कल के पिताजी थे, जिनको देख करके ब्लेज पास्कल के माइंड में आया था कि हमको एक मशीन बनाना चाहिए, कंप्यूटर बनाना चाहिए जिससे टैक्स कैलकुलेशन करने में हमको आसानी हो। उस समय की जो मशीन था, कैसी मशीन थी जिससे कैलकुलेशन आसान हो गया? तो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, एमसीएम, इसको बोल सकते हैं भाई, एमसीएम, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। हिंदी में अगर बोला जाए तो यांत्रिक गणना मशीन। मशीन से जो जिस तरह के हम आउटपुट लाने के लिए कैपेबल हो पाते हैं, उन्हीं को हम एमसीएम बोल सकते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का नाम दे सकते हैं।
ये चीज तभी जाके संभव हो पाई जब ब्लेज पास्कल के माइंड में ये डेटा गया कि हमारे पिताजी को टैक्स कैलकुलेशन करने में कुछ दिक्कत हो रही हो। ठीक है ना। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है देखेंगे। फंक्शन कैसा कार्य करते थे टैक्स कैलकुलेशन में, क्या क्या चीजें करने की जरूरत पड़ती थी। भाई अगर हमको ज्यादा पैसा आ रहा है तो वी हैव नीड टू ऐड सम मनी। जोड़ने की क्रिया करनी पड़ती थी, घटाने की क्रिया करनी पड़ती थी, बार बार जोड़ या घटाव द्वारा गुणा और भाग भी किया जाता था। मतलब एडिशन करनी करनी पड़ती थी, सब्सट्रैक्शन करनी पड़ती थी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय रिपीटेड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। बार बार जोड़ने की क्रिया करके या बार बार घटाने की क्रिया करके हमको गुणा और भाग करने के भी कार्य को संपन्न करना पड़ता था। और ये काम कैसे हो पाए, यांत्रिक गणना मशीन के माध्यम से, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन के माध्यम से ये चीजें क्या हो पाई, आसान हो पाई। और ये कब हुआ, 1682 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने जब इसको खोजा। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कहता है हमारा, वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य करने के सिद्धांत। जो भी हम काम करते हैं अपने रूल रेगुलेशन से करते हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ नियम होता है, सिद्धांत होता है कि भाई हम इसी टाइम पे ये काम करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे। हम अपने मर्जी के मालिक हैं। वही मर्जी का मालिक मतलब दिस इज योर प्रिंसिपल। आपका सिद्धांत आपके किस नियम को मानता है। ऐसा तो नहीं कि आप उस सिद्धांत को बना दे रहे हैं बट मान नहीं रहे हैं, या मान रहे हैं बना नहीं पा रहे। दैट्स इट। जो भी चीजें चलती है, लेकिन ब्लेज पास्कल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने एक कार्य करने का सिद्धांत बनाया, हमको कैसे कार्य करने हैं। लेट अस सी। इट इज यूज गियर एंड रोटेटिंग व्हील्स। उन्होंने एक गियर का निर्माण किया और घूमने वाले पहिए। उन्होंने एक गियर देखा और गियर के साथ साथ घूमने वाले पहिए देखा। व्हेन अ व्हील मूव फ्रॉम 9 to 0, उन्होंने व्हील को ऐसे डिजाइन किया। वो व्हील क्या कर रहा था भाई, देखेंगे। वो जो व्हील बना हुआ था वो 9 to 0 मूव करता था। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक। तो अब 9 0 आपको यहां दिख रहा है ना डायरेक्ट, लेकिन मान लो वो ऐसे एंट्री ना कर रहा हो, ऐसे मूवमेंट कर रहा हो, तो ऐसे एक बार ऐसे मूवमेंट किया तो ये 1 रोटेशन मानी जाएगी। फिर ऐसे मूवमेंट किया तो ये सेकेंड रोटेशन मानी जाएगी। ऐसे मूवमेंट किया तो ये थर्ड रोटेशन मानी जाएगी। जैसे प्रीवियस टाइम में देखे होंगे किसी ना किसी मूवी में, जब ऐसे डायल किया जाता था नंबर, जब 1 क्लिक करके पूरा राउंड किया जाता था तो एक नंबर डायल होता था। तो कहीं ना कहीं वो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन की तरह ही काम कर रहा था। इसमें गियर और घूमने वाले पहिए होते थे जो कि 9 to 0 मूवमेंट करते थे। 9 से 0 आने पर अगली संख्या में 1 का कैरी हो जाता था। जैसे अगर मान लीजिए मैंने 9 से और मूव करके 0 मान लिया, तो यहाँ पे हमने A1 कैरी कर लिया कि भाई एक तो चल दिए हम, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से कैलकुलेट करने की पद्धति की शुरुआत की गई, गणना करने की पद्धति, सिस्टम क्रिएट हुआ, नंबर सिस्टम हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ MCM, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन के माध्यम से, यांत्रिक गणना मशीन के माध्यम से। ठीक है। देन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है हमारा, लिमिटेशन देखेंगे क्या कह रहा है। वेरी एक्सपेंसिव, कुड नॉट हैंडल लार्ज कैलकुलेशंस इजिली। सीमाएं, क्या लिमिटेशन थी कि ब्लेज पास्कल का पास्कलाइन कंप्यूटर भी फेल होता है, कुछ तो कारण होगी ना। वो कारण देखेंगे हम भाई। सीमाएं क्या थी, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी थी, इतनी महंगी कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। जिसको चाहिए टैक्स कैलकुलेशन करना हो, मान लीजिए छोटा एम्प्लॉय हो या बड़ा एम्प्लॉय, बड़ा एंटरप्रेन्योर या छोटा एंटरप्रेन्योर, ठीक है,
तो अगर उनको करना है बट उनके पास वो अफोर्डेबल नहीं है, वो परचेज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए महंगी होगी ना। तो बहुत महंगी थी, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। कुड नॉट हैंडल लार्ज कैलकुलेशन इजिली, बड़ी गणनाओं के लिए उपयुक्त नहीं थी। मान लीजिए अगर किसी ने खरीद भी लिया यथासंभव जैसे तैसे करके कुछ भी करके, लेकिन पता चला कि उसको बड़ी डिवाइस, बड़ी कोई चीजें कैलकुलेट करनी है, तो वो इम्पॉसिबल अपने आप को बता रहा, वो गणना ही नहीं कर पा रही है, तो फिर उसके लिए वो बेकार है ना, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फिर उसने क्या माना कि भाई क्या ही फायदा है, जब हम इसको परचेज कर लिए और ये संभव ही नहीं कर पा रहा है, कोई चीज भी नहीं है। तो देन हम नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कहता है हमारा लाइबनिज कैलकुलेटर। फिर ये जो आपने अभी समझा पास्कलाइन के बाद, पास्कलाइन के बाद एक लाइबनिज कैलकुलेटर आता है जो 1642 का टाइम ड्यूरेशन पार करने के बाद हमारा नेक्स्ट आता है 1671 में लाइबनिज कैलकुलेटर। लाइबनिज कैलकुलेटर ने क्या किया देखेंगे भाई, डेवलप्ड बाय गॉटफ्रीड लाइबनिज, डेवलप्ड बाय गॉटफ्रीड लाइबनिज। गॉडफील्ड विलियम जो थे गॉडफील्ड, इनके द्वारा क्या किया गया 1671 में ऐसा कैलकुलेटर को डिजाइन किया गया। गॉडफील्ड लाइबनिज द्वारा विकसित जो गुणा और भाग कर सकता था, इसमें यही था कि ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता था एज वेल एज डिवीजन कर सकता था। लाइबनिज कैलकुलेटर जो हमारा आया हुआ था, ठीक है ना। ये लाइबनिज जो कैलकुलेटर आया था, इसके हम परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे हम मान सकते हैं कि लाइबनिज कैलकुलेटर पास्कलाइन कंप्यूटर से भी बेहतर हो सकता है ना। तो लाइबनिज कैलकुलेटर आल्सो नोन एज द स्टेप्ड रेकनर was one of the earliest mechanical calculating machines. It was invented by Gottfried Wilhelm Leibniz and could perform basic arithmetic operations. लाइबनिज कैलकुलेटर जिसे स्टेप्ड रेकनर भी कहा जाता है, दुनिया के पहले यांत्रिक गणना यंत्रों में से एक था। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में लाइबनिज कैलकुलेटर जब आया तो ये पहला यांत्रिक गणना कैलकुलेटर माना जा सकता है, जिसको गॉटफ्रीड विलियम लाइबनिज ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, खोज किया था। यह मशीन चार मूल गणितीय क्रियाएं करने में सक्षम थी। चार मूल गणितीय कैलकुलेशन क्या होता है भाई, प्लस, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये चार ही हमारे क्या है, मूल गणितीय क्रियाएं हैं, है ना। इन्हीं चारों चीजों को करने के बाद हम एक रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। देन देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है हमारा, इन्वेंटर गॉडफ्रीड विलियम लाइबनिज। गॉडफ्रीड विलियम लाइबनिज ही इनके क्या थे, आविष्कारक थे। इन्होंने क्या किया, इसकी खोज की, जो क्या करता था, प्लस करने के काम आता था, माइनस करने के काम आता था, मल्टीप्लाई करने के काम आता था, एज वेल एज डिवीजन करने के काम आता था। इतनी तरह की क्रियाएं करने में कौन था सक्षम, लाइबनिज कैलकुलेटर। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ईयर ऑफ इन्वेंशन क्या था भाई, ईयर इन्वेंशन के क्या था इसका, लाइबनिज का, जब ये क्रिएट हो के आया था तो 1671 में आया था, 1671 में आया था।
और 1673 तक इस पे एक तरह से वर्क किया गया, लोगों ने जानना पहचानना चालू किया, बट इट कंप्लीटली कंप्लीटेड इन 1694। 1694 में यह टोटली एक तरह से कंप्लीट पद्धति में आ गया। इसको माना जाएगा कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे क्रियाओं को कर सकता है। कब? 1671 के टाइम को पार किया, 1673 के टाइम को पार किया और 1694 के टाइम में आ गया और तब इसको माना गया कि ये कंप्लीट हो गया है। अब ये कैपेबल हो गया कि गणना कर सकता है। आविष्कार का वर्ष कंप्लीट होता है इसका कब? 1694 में, 1694। और इसका अदर निकनेम रखा जाता है, तो क्या नाम था भाई? स्टेप्ड रेकनर। स्टेप्ड रेकनर इनका दूसरा नाम, जो आप बोलते हो ना निकनेम, दूसरा नाम क्या था इसका? स्टेप्ड रेकनर। ठीक है ना? स्टेप रेकनर लाइबनिज कैलकुलेटर का हम दूसरा नाम रख सकते हैं। ठीक है ना? देन नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कहता है। वर्किंग प्रिंसिपल जैसे हमारा एबकस का था, नेपियर बोन्स का था, पास्कलाइन का था, उसी के तरह हमारा लाइबनिज कैलकुलेटर का भी है वर्किंग प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेप्ड ड्रम मैकेनिज्म व्हिच अलाउ नंबर्स टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय टर्निंग अ क्रैंक। यह स्टेप्ड ड्रम तंत्र पर आधारित था जिसमें हैंडल घुमाने से जोड़ और घटाव किया जाता था। जैसे मान लीजिए हमारे कारों में एक स्टीयरिंग लगी होती थी, अगर हम ऐसे मूवमेंट करते हैं तो कार की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाती है, ऐसे मूवमेंट करते हैं तो राइट में मूवमेंट हो जाती है। तो उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसमें माना जाता था कि जब डायरेक्शन चेंज होता है हैंडल घुमाने के बाद, मूवमेंट करने के बाद, ठीक, तो उसमें क्या क्या चीजें होती थी? प्लस होने का कार्य होता था या तो माइनस होने का कार्य होता था। तो जब हम हैंडल घुमाते थे या घुमाते हैं जब लाइबनिज कैलकुलेटर में, तो क्या काम होता था? घटने या बढ़ने का कार्य होता था। आज भी हम देखते हैं ना, जो हमारा बहुत सारे डिवाइस आ जाते हैं, जैसे अगर हम ड्रोन देख लें, ड्रोन देखते हैं ना, तो ड्रोन में जो मूवमेंट होती है अप एंड डाउन की, उसमें भी कुछ ना कुछ मूवमेंट डायरेक्शन होता है, लेफ्ट राइट या अप या डाउन। तो अप या डाउन को अगर अप करते हैं तो मीन्स व्हाट? अप करने का मतलब यही हो रहा है कि हम प्लस कर रहे हैं, डाउन करने का मतलब यही हो रहा है कि हम माइनस कर रहे हैं। ये डायरेक्शन ही तो दिखा रहा है, या तो ऊपर की दिशा है या तो नीचे की दिशा है, या तो बाएं की दिशा है या तो दाएं की दिशा है। ठीक है ना? देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है हमारा, देखिए। ऑपरेशन परफॉर्म की जाने वाली गणनाएं, अगर हम लाइबनिज कैलकुलेटर को मान लें तो कौन कौन सी गणना करने में कैपेबल है? एडिशन कर सकता है, प्लस माइनस कर सकता है, सॉरी, एडिशन कर सकता है, प्लस कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, माइनस कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, गुणा कर सकता है, डिवीजन भाग कर सकता है। तो इन तरह की चीजों को कर सकता है। जैसे अगर हमको जोड़ना पड़े 2+30 इक्वल टू 8, 32। सेम अगर इसी को माइनस करना पड़े, 2 - 30 इक्वल टू माइनस, क्या होगा? 28। अगर हमको इसी में मल्टीप्लाई करना पड़े, 2 × 30 कितना होगा भाई? 60। अगर इसी में डिवाइड करना पड़े, 2 / 30 कितना होगा भाई? 15। तो इन तरह की गणनाएं करने के काम में लाइबनिज कैलकुलेटर को लिया जाता था। और ये चीजें कैसे होती थी? हैंडल घुमाने के वजह से। हैंडल घुमाए तो इस तरह की कैलकुलेशन कर लेता था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी उस समय। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है हमारा, फीचर, क्या विशेषताएं हैं? हम लाइबनिज कैलकुलेटर को ले लें तो मैकेनिकल कैलकुलेटर है, ये यांत्रिक गणना मशीन है। यूज स्टेप्ड ड्रम टेक्नोलॉजी, स्टेप ड्रम तकनीकी का उपयोग करता है। स्टेप ड्रम मतलब कि हम जब स्टेप को यूज करेंगे
कौन सी स्टेप अप्लाई किया तो क्या मूवमेंट हुआ, हमारा डायरेक्शन प्लस में हो रहा है या डायरेक्शन माइनस में हो रहा है, हमको चीजों को बढ़ानी है प्लस करनी है, चीजों को घटानी है माइनस करना है। ये स्टेप ड्रम फीचर है, ठीक है ना। मोर एडवांस देन पास्कलाइन, अगर तुलना किया जाए तो पास्कलाइन से अधिक ये एडवांस है, उससे ज्यादा यूजफुल है, उन्नत है। बेसिक फॉर फ्यूचर कैलकुलेशन, अगर हम लाइबनिज कैलकुलेटर को कंसीडर करें तो ये आधुनिक कैलकुलेटर का एक आधार है। आधुनिक कैलकुलेटर की गणना हमारे लाइबनिज कैलकुलेटर के वजह से हुई। इन्होंने क्या डाल दिया भाई, एक न्यू डाल दिया, या मिल का पत्थर साबित हो गए। ये जब आए तो मान लिया गया कि हम कैलकुलेटर की दुनिया में जा रहे हैं, अभी कंप्यूटर नहीं बना रहे। अभी हम इन सब चीजों को पढ़ने के साथ साथ अब हम लोग को इतना तो समझ में आ गया कि हम कुछ कैलकुलेटर बना सकते हैं। हम कैलकुलेटर बनाने तो जान गए, अब कंप्यूटर बनाना आगे ना, कैलकुलेटर बनाने तो हम लाइबनिज कैलकुलेटर तक इतना समझ गए कि चीजों को हम जोड़ घटा भगा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, लिमिटेशन, क्या सीमाएं हैं इनकी। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, संरचना जटिल थी। भाई मशीन का मूवमेंट देखोगे ना, बहुत सारे टूल लगे रहते हैं, बिट्स लगे होते हैं, हैंडल लगे रहते हैं, ठीक है, चैन लगे होते हैं, लीफ लगे रहते हैं, बहुत सारी चीजें बनी होती है। तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जटिल संरचना होती थी। डिफिकल्ट टू ऑपरेट, अगर किसी से बिगड़ गया या जो उसका मेन मैकेनिकल है अगर वो अब्सेंट है, वो नहीं आया, तबीयत खराब हो गई, कहीं चला गया, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, तो उसको चलाना बहुत कठिन होता था। हर कोई नहीं कि मैं आ गया मैं चला लूंगा, तुरम खान हूं, नहीं मैं तो चला दूंगा, नहीं चलेगा। जो उसका मैकेनिक है, जो एक्सपर्ट है, वही चला पाएगा। तो चलाना कठिन था, डिफिकल्ट टू ऑपरेट, व्यापक रूप से उपयोग नहीं हुआ, नॉट वाइडली यूज। अगर फ्यूचर की गणना की जाए तो फ्यूचर की गणना में बहुत आगे तक हम लाइबनिज कैलकुलेटर को भी मूव नहीं। तो एक बात तो इन सब चीजों से तय होती है ना कि जब हमको कहीं से फेल्योर मिलता है, फेल्योर मीन्स नथिंग कि आप असफल हो गए, ये शुरुआत हो गई। जिस चीज को आपने माना कि हम यहाँ खत्म होते हैं, वो खत्म नहीं है, जस्ट वो एक नया पॉइंट शुरू करने का एक ठहराव है, ठीक है ना। तो जब आप मानते हो ना कि हम फेल हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो वास्तव में एक शुरुआत होती है, एक सीखने की एक शुरुआत होती है कि आपने कुछ ऐसी चीजें नहीं सीखी जो आपको सीख लेनी चाहिए था। अब आपको एक फिर मौका मिला कि आप सीख सकते हो, ठीक है ना। तो व्यापक रूप से उपयोग नहीं हुआ तो समझ में आ गया कि चलो आधुनिक कैलकुलेटर का हम मांग तो रख सकते हैं, बट ये चीज उपयोग नहीं हुआ तो हम फिर कुछ और आगे सोचेंगे, कुछ और इन्वेंशन करेंगे और कुछ टेक्नोलॉजी लाएंगे, है ना। इतनी सारी चीजें करने के बाद हम आज के डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग तक पहुंच पाए, एआई तक पहुंच चुके हैं, क्वांटम थ्योरी कंप्यूटिंग पर जा चुके हैं। ऐसे वैसे नहीं कि हम चंद्रयान की कल्पना कर लेते हैं, हम कहीं भी जाने की कल्पना कर सकते हैं। जब हम आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो 10th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक ले चलेंगे। अभी तक तो फाइनली हम 5 तक पढ़ते हैं या 6 तक सोच सकते हैं, लेकिन कल्पना तक भी हमारी कंप्यूटर जा सकती है, ठीक है। जहां से इंसानों की सोच खत्म होती है वहां से कंप्यूटर की सोच शुरू होती है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर वो है जहां से इंसान की ब्रेन सोचना भूल जाएगी कि अब हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वहां से भी कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत डेंजरस चीज है कंप्यूटर, समझना पड़ेगा। अरे ये बात समझ में। देन नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंस इन कंप्यूटर हिस्ट्री। अगर लाइबनिज कैलकुलेटर को मान लिया जाए तो क्या है, कंप्यूटर की दुनिया में अपना किस तरह से योगदान दे सकता है। लाइबनिज कैलकुलेटर ने यांत्रिक गणना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। लाइबनिज कैलकुलेटर प्लेड अ crucial role in the development of a mechanical
computation and influenced modern calculating machine। अगर लाइबनिज कंप्यूटर को कैलकुलेटर को मान लिया जाए तो इन्होंने बहुत बड़ी योगदान दिया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया भाई, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि हम गणना करने के काबिल हो गए, अपना लाभ हानि जानने के लिए, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम काबिल बन पाए। तो बहुत बड़ी है। लाइबनिज कैलकुलेटर ने यांत्रिक गणना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक कंप्यूटरों की नींव रखी। जो कैलकुलेटर आज के डेट में क्या करता है, हमने अगर 2 + 3 + 9 + 20 = व्हाट, इतना लिख करके रिजल्ट ला दिया तो उस कंप्यूटर में डेटा स्टोर भी हो जा रही है। हमारा रिजल्ट मीन्स पहले के कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता था। हमने जो भी जो जोड़ा घटाया गुणा किया भाग किया, जैसे हमने अगर नोट किया तो नोट किया, नहीं तो वो चला गया, डिलीट हो गया, मेमोरी से ही खत्म। तो लाइबनिज कैलकुलेटर ने इतनी अच्छी चीज दे दी कि भाई हम उसको बचा सकते हैं, अभी भी मौका है, बचा सको तो बचा लो, है ना बात। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है हमारा, देखिए। तो आज का हमारा सेशन खत्म होता है दोस्तों। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए उम्मीद के साथ कि आप मन लगा के पढ़ेंगे, मन लगा के जवाब देंगे, मन लगा के लाइक करेंगे, मन लगा के सब्सक्राइब करेंगे और मन लगा के दिल लगा के शेयर भी करेंगे। हम बहुत उम्मीद के साथ आपसे जुड़ रहे हैं क्योंकि आप ही हमारे अपने हो। आप ही जब समझेंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि आपका ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है। हमारे देखिए देवेंद्र सर कितने क्रिएटिविटी के साथ डेली एक से बढ़ के एक डेटा लेकर आ रहे हैं। मैं तो खुद ही देवेंद्र सर की वीडियो देखता हूं तो कहता हूं चलो भाई मेरी भी कुछ कमियां हैं, बहुत सारी चीजें नहीं आती हिस्ट्री की, वो मैं भी पढ़ लेता हूं। हमारे विशाल सर इतना धुरंधर तरीके से रीजनिंग को पढ़ाते हैं कि क्या ही बताया जाए। एक बार देख लोगे ना, फैन ना हो जाओ तो कहना। गजब की आईक्यू है, सवाल को यूं देखा कि यूं सॉल्व कर दिया। वो तो आपको समझा समझा के कराते हैं। जब हम लोग के साथ बैठते हैं ना, करते हैं, तो सवाल को देखा कि झट से आंसर दे दिया, जैसे लगता है ना भाई क्या है, रीजनिंग का गूगल ही है। तो क्वेश्चन फेंको जवाब ले लो, ठीक है। जैसे बैडमिंटन होता है ना, कॉक इधर मारो उधर जाता है, इधर मारो इधर आता है, वैसे ही वो क्या करते हैं, सवाल मारो जवाब मारते हैं फटाक से, ठीक है।